नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान चैप्टर 7वां, जिसका नाम है पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं पौधे और जंतुओं को संरक्षित कैसे रखा जा सकता है, उनको बचाकर कैसे रखा जा सकता है, ये इस पाठ के अंदर आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान क्या है? वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा अभयारण्य। क्या आ जाएगा? अभयारण्य। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं। तो अभयारण्य वह क्षेत्र है जो आरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है सरकार के द्वारा, कि इसमें कोई भी व्यक्ति जंतुओं का शिकार नहीं कर सकता है। तो जंतु अपने प्राकृतिक आवास में अपने आप को संरक्षित रखते हैं, संरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अभयारण्य कहेंगे। दूसरे खालिस्तान में किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खालिस्तान कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो स्पीसीज होती है, प्रजाति, क्या होती है? प्रजाति। उस प्रजाति जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे बोलेंगे स्थानिक। उस स्थान पर पाई जाने वाली प्रजाति को क्या बोलेंगे? स्थानिक प्रजाति बोलेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्थानिक आ जाएगा। तीसरे पर चलते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खालिस्तान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो मौसम बदलने पर, जलवायु बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जलवायु इस खालिस्तान में आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ये पलायन करते हैं। पलायन का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। देखिए, इनमें अंतर देखिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं? वन्य प्राणी, वनों की तरह कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी परिरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। ये वन्य प्राणी उद्यान कहलाते हैं। वनों की तरह वाले वे क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणी, जो वन के अंदर रहने वाले जीव जंतु, उनको संरक्षित किया जाता है, उनको परिरक्षित किया जाता है। उनको कोई शिकार नहीं खेल सकता, उनको शिकार में मार नहीं सकता। तो वन के जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलेंगे? वन्य प्राणी उद्यान कहेंगे। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए है। जहाँ पर वो आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हों, जैसे वन्य जीव हों या पौधे हों या उस जगह रहने वाले जंतु हों या उस जगह रहने वाले जो आदिवासी हों, सभी के जीवन के लिए एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उसे क्या बोलेंगे? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। सीधी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे और उस जगह पर रहने वाले आदिवासी सभी को आरक्षित कर दिया जाता है। उनकी जो पारंपरिक ढंग है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। वहाँ पर पेड़ पौधों को भी नहीं काटा जा सकता। जंतुओं के साथ शिकार नहीं किया जा सकता, जंतुओं को नहीं मार सकते। तो हर प्रकार का जो जीव है, पेड़ पौधे हैं और आदिवासी हैं, सभी को आरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्र को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर बताइए। चिड़ियाघर मानव द्वारा निर्मित यह कृत्रिम आवास। आप सभी ने चिड़ियाघर तो देखा होगा। ये मानव द्वारा बनाया गया एक मानव निर्मित आवास है ना, कृत्रिम आवास, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? चिड़ियाघर बोलेंगे। चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते। इनमें अधिकतर जीव पिंजरों में कैद होते हैं। तो चिड़ियाघर में तो तोता है, शेर हैं, हिरण हैं, इनको बेचारों को सभी को पिंजरों के अंदर डाल दिया जाता है। तो वो अपने अनुसार
खेल नहीं सकते। बंदर है जैसे, उसे तो पेड़ों पर घूमना चाहिए, लेकिन वो तो पिंजरे में बैठा है। चिड़ियाघर वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है। ये बिल्कुल भी आरामदायक स्थान नहीं है चिड़ियाघर। और अभ्यारण्य, अभ्यारण्य इससे बिल्कुल अलग होता है। देखिए अभ्यारण्य के बारे में और पढ़ते हैं। यह स्थान जहाँ जंतु अपने आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। जंतु इधर उधर घूम सकते हैं, उन्हें पिंजरे में कैद नहीं किया जाता है। अभ्यारण्य जंतुओं को एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? प्राकृतिक आवास, जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है, कोई भी जीव घूम सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता, पिंजरे में नहीं रखा जाता जीव। अभ्यारण्य अन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। ये सभी वन्य प्राणियों के लिए क्या है? बिल्कुल आरामदायक और सुरक्षित आवास है। तो चिड़ियाघर में तो पिंजरे में कैद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये सबसे आरामदायक और सुरक्षित आवास समझा गया है अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य होना चाहिए, चिड़ियाघर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिड़ियाघर तो जानवर को या जीव को कैद कर देता है। अगला अंतर देखिए, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? प्रजाति। स्पीसीज क्या होती है? प्रजाति। संकटापन, संकटापन प्रजाति कौन सी होती है? देखिए, वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो संकट में है, विलुप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है, ऐसी स्पीसीज, ऐसी प्रजाति को संकटापन स्पीसीज कहेंगे हम। ठीक है ना? वह स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर है संकटापन स्पीसीज कहलाती है। उदाहरण सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली भैंसें। तो ये सभी चीता है, सफ़ेद चीता, शेर है, हाथी है, जंगली भैंसें हैं, ये ख़त्म होने के कगार पर हैं, ये संकट में हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? इसलिए इन्हें संकटापन स्पीसीज कहते हैं। विलुप्त स्पीसीज, वे स्पीसीज जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, जो अभी वर्तमान में हम जिनको नहीं देख सकते, विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। उदाहरण डायनासोर। डायनासोर जो है वो ख़त्म हो चुका है। डायनासोर हम सिर्फ टीवी के अंदर देखते हैं, वो धरती के ऊपर नहीं पाया जाता। तो ये प्रजाति कैसी है? ये विलुप्त प्रजाति है, जो विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अगला अंतर देखिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात को पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से है, तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु। या प्राणी का मतलब किससे है? जीव जंतुओं से है। और ऊपर वनस्पति का मतलब वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से था। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं, और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये आपका प्रश्न आपने याद कर लिया। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको ये वनोन्मूलन जानना जरूरी है। वनोन्मूलन क्या होता है? तो वनों को काटना, वनों को काटना, पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन, पेड़ों को काटना, वनों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। और पेड़ों को काटने से निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणी, वन्य प्राणी कहाँ रहेंगे? अगर वन काट दिए तो उनके रहने का आवास खो जाएगा ना। तो देखिए इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का प्रभाव, वनोन्मूलन से लगातार वन क्षेत्र समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों का आवास क्षेत्र भी समाप्त होता जा रहा है। आवास न मिलने पर कुछ प्राणी मर जाते हैं और अन्य किसी दूसरे वन क्षेत्र की तरफ दौड़ते हैं, जिससे उस क्षेत्र के जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। तो वन्य प्राणियों पर वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती, उनका आवास छीन लिया जाता है। तो कुछ जीव तो मर जाते हैं और कुछ जीव वहाँ से भाग जाते हैं। तो वन्य प्राणी सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जब वनों को काटा जाता है, वनोन्मूलन किया जाता है। अगला देखिए,
अब हमें प्रभाव बताना है पर्यावरण के ऊपर कि वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पर्यावरण, हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्राणी जात तथा वनस्पति जात दोनों ही आपस में अनेक पर्यावरणीय साधनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्राणी जात का मतलब जीव जंतुओं से है, वनस्पति जगत का मतलब पेड़ पौधों से है। ये एक दूसरे से भोजन देते हैं, लेते हैं और अपना संतुलन बना के रखते हैं। यदि वन, जिन्हें पर्यावरण के फेफड़े कहते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों, पर्यावरण के फेफड़े किसे कहा जाता है? वन को कहा जाता है। काट दिए जाएंगे, वन काट दिए जाएंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण और असंतुलन फैल जाएगा, तो संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करेगा। वन काटने के कारण CO2 की मात्रा अधिक मात्रा के उत्पन्न होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है और वन काटने पर वर्षा दर भी घटती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे वन काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरे वायुमंडल को गर्म कर देगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ जाएगा, पूरा वायुमंडल ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा। और आजकल ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ये मुख्य कारण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ जाएगा, असंतुलन फैल जाएगा। क्योंकि पौधे हमें क्या देते हैं? पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधों को ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रदूषण बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे वर्षा भी कम होती है। तो कई कई जगह तो ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कई जगह कम वर्षा हो जाएगी, इस प्रकार संतुलन बिगड़ जाएगा। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए, गांव, ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा वन काटने से? वनोन्मूलन का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गांव, ग्रामीण क्षेत्र, हम जानते हैं कि वे ग्रामीण क्षेत्र, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग, जिनके गांव वनों के समीप हैं, अपनी जीविका के लिए तथा अनेक दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। अतः यदि वन काट दिए जाएंगे तो इन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसके साथ साथ वन काटने पर फैला पर्यावरण प्रदूषण, असंतुलन ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो वनों के नज़दीक जो गांव हैं वो तो बिल्कुल प्रभावित होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रदूषण बढ़ने से सभी गांव वाले, चाहे वो दूर हो या पास हो, वो सभी प्रभावित होंगे। अगला पॉइंट देखिए, अब अगला है शहरी क्षेत्र या शहर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वन काटने का, वनोन्मूलन का। तो देखिए, शहर या शहरी क्षेत्र में चलने वाले उद्योग धंधों तथा फैक्ट्रियों में वनों से प्राप्त कई प्रकार के कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। शहरों में तो उद्योग और फैक्ट्रियां ज़्यादा होती हैं ना, तो इनमें काफ़ी सारे कच्चे पदार्थ सिर्फ वनों से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। यदि वन समाप्त हो जाएंगे तो शहरों में औद्योगिकरण का सबसे अधिक प्रभावित होगा। औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, जो उद्योग धंधे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगी। साथ ही वनोन्मूलन के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव भी शहरी क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। एक तो फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शहर के अंदर तो फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कच्चा पदार्थ उनको नहीं मिलेगा वन काटने पर। दूसरा, प्रदूषण बढ़ने से, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो रोग बढ़ जाएंगे इससे, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वन काटने का? पृथ्वी पर तो प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। क्या पड़ेगा वो देखिए। पृथ्वी, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वन ही वर्षा लाते हैं, पेड़ पौधे ही वर्षा लाते हैं। CO2 तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ने देते। वन क्या करते हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ने देते, लेकिन
यदि वनोन्मूलन हो जाएगा, वनोन्मूलन पेड़ कट जाएंगे तो पृथ्वी पर CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, पृथ्वी के ताप को बढ़ा देगा, जिससे पृथ्वी का संपूर्ण जीव जगत प्रभावित हो सकता है। वन काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, वर्षा कम होगी, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाएगी और रहने वाले जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। अगली पीढ़ी, जो आपसे आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा पेड़ काटने का। यदि हम पेड़ काट देते हैं तो अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं कि वन हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधों को या कोई भी प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक धरोहर है, उसको अगली पीढ़ी तक बचा कर रखें, जैसे कि जल है और पेड़ पौधे हैं। अन्यथा हमारी अगली पीढ़ी वनों से वंचित रह जाएगी, उनको वन नहीं मिलेंगे, उन्हें वनोन्मूलन से उत्पन्न हुई सभी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। प्रदूषण बढ़ जाएगा, उससे भी उनको गुजरना पड़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी, उनसे भी उसको गुजरना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। यदि पेड़ों को काटते रहे तो क्या होगा। पेड़ों को काटते रहे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। इसका उत्तर और देख लीजिए आप क्या है। हम वृक्षों की कटाई अगर लगातार इसी दर से करते रहेंगे तो कुछ समय पश्चात हमारे अधिकतर वन क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। वृक्षों की कटाई करते रहे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वन समाप्त हो जाएंगे। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। पृथ्वी का तापमान और पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ जाएगा, इससे भौम जल स्तर भी नीचे चला जाएगा। जो भूमि के अंदर जो जल है वो भी काफ़ी नीचे चला जाएगा। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यदि वनों की कटाई अनवरत चलती रही, लगातार चलती रही, तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वर्षा में कमी आ जाएगी, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, और वर्तमान में ऐसा हो भी रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का माहौल ऐसा है, कहीं वर्षा ज़्यादा तो कहीं वर्षा कम, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, और ये नतीजे किसके हैं। हमारे पेड़ काटने के, हमारे वन काटने के। तो हमें संभल जाना चाहिए। एक वृक्ष, एक पेड़ एक साल में एक व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। तो आपको भी अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना है, आप प्रण कीजिए। क्योंकि पेड़ पौधों के फायदे हमने पढ़ लिए, नुकसान हमने जान लिए। इनके काटने से जो नुकसान होते हैं, इनके काटने से तो प्रदूषण भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है, जीवन दुर्बल हो जाएगा। प्रदूषण के अंदर बीमारियां फैल जाएंगी। जो धरती के नीचे का पानी है वो पानी नीचे चला जाएगा, पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, कहीं तो बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा। तो ये सारे खतरे पेड़ काटने से पैदा हो सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि जंतु का आवास बाधित हो, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा बताओ। यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उस जंतु के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। अस्तित्व का मतलब वो जीव ही खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर अब टीवी के अंदर देखते हैं हम, क्योंकि उनका आवास खत्म कर दिया गया, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, उनका पूरा जीवन ही खत्म हो गया, उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई। अब जैसे शेर हैं, लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, वन काटते जा रहे हैं, तो शेर कहाँ रहेंगे। शेरों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो बेचारे, उनका अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यदि मिट्टी की ऊपरी परत को उतार दिया जाए तो क्या होगा। तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। देखिए इसका उत्तर, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेंगी। जो नीचे कठोर चट्टानें होती हैं वो निकल आएंगी।
इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। मृदा में ह्यूमस जो होता है वो ऊपर ऊपर होता है, अगर वही चला जाएगा तो नीचे तो ह्यूमस है ही नहीं, उसकी कमी हो जाएगी। इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाती है और ये मरुस्थलीकरण कहलाता है। धीरे 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 मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी और ये मरुस्थल में बदल जाएगा, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थल में बदल जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो मिट्टी की ऊपरी परत नहीं हटनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वहीं पर रहनी। पेड़ पौधे लगाओ, सारे काम सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, बताओ भाई। जैव विविधता होती क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। इनका संरक्षण, इनको बचाना क्यों आवश्यक है? उत्तर देखिए आप, बड़ा ही आसान है। हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। अकेला जीव रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो पूरे सभी प्रकार के जीवों को, जिसे जैव विविधता कहते हैं, सभी प्रकार के जीवों को बचाना जरूरी है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों में संतुलन बना रहता है। तो इसलिए सभी जीवों को बचाना जरूरी है, सभी जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर मेंढक मर गए तो सांप कहाँ से होंगे? सांप मर जाएगा तो चील कहाँ से होगा? क्योंकि मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। दूसरा पॉइंट देखिए, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जो वन सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिए गए हैं वो भी जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर पढ़िए आप, बिल्कुल ही आसान है। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए वहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। सरकार ने तो उनको संरक्षित कर दिया कि इस वन में कोई शिकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ असामाजिक प्राणी क्या करते हैं, रात को या किसी से बिना पता चले वहाँ जाते हैं और जीव जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, उनका शिकार कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ऐसे लोगों के कारण ही ये वन पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं। कुछ जो आदिवासी हैं वो वन या जंगल पर निर्भर करते हैं। बताइए कैसे? बिल्कुल करते हैं। देखिए ऐसे करते हैं। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। या तो वो वनों में रहते हैं या वनों के निकट रहते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करेंगे? जो वनों से उत्पाद मिलता है वहाँ से करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। लकड़ी वन से मिलेगी, भोजन वन से मिलेगा, तो ये वनों पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी का अगला पार्ट, वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या है? वनोन्मूलन, वनों को काटना, इसके कारक और प्रभाव क्या है? देखिए, वनोन्मूलन के मुख्य कारक कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग, ये मुख्य कारक हैं जिसके लिए वनों को काटा जाता है। देखिए दोबारा देखिए, वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। वनोन्मूलन के कारक का क्या अर्थ है? कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना।
जैसे कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं, घरों और कारखानों के लिए भूमि का निर्माण करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए वन काटते हैं। तो ये सभी कारक हैं, इसलिए हमें वनों को काटना पड़ता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या है? वन का प्रभाव क्या है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, भूम जल स्तर भी नीचे चला जाता है, जो धरती के नीचे का पानी है वो और नीचे चला जाएगा, जिसे भूमि का जल स्तर बोलते हैं, भूम जल स्तर कहते हैं। इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाढ़ और सूखा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरता में कमी आती है। तो ये सारे के सारे इसके प्रभाव हैं। तापमान बढ़ना, पानी का और नीचे जाना, बाढ़ और सूखा, प्रदूषण का बढ़ना, भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आना, ये सभी पेड़ काटने के प्रभाव हैं। अगला देखिए इसी का पार्ट। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास 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 बिल्कुल ही आसान है। देखिए, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में किसी विशेष प्रजनन हेतु चलन होता है। प्रवास का सीधा मतलब आप जानिए, प्रवास होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे यहाँ पर ठंड ज़्यादा हो गई एक जगह पर, तो जीव जंतु क्या करेंगे? वहाँ से उड़कर और वहाँ चले जाएंगे जहाँ पर ठंड कम होगी, और वहाँ पर पलायन करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए प्रवास वो होता है किसी स्पीशीज का मतलब प्रजाति का अपने आवास से, एक आवास से अन्य आवास में चले जाना, और हर वर्ष में जाता है वो। हर वर्ष जब ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो कुछ जो प्रजातियां होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। एक और परिभाषा है रेड डाटा पुस्तक। देखिए, रेड डाटा पुस्तक क्या है? यह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो जीव जंतु संकट में हैं, खत्म होने के कगार पर हैं, उन प्रजातियों का, उन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक में। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। पौधों के लिए अलग, जंतुओं के लिए अलग, और अन्य प्रजातियों के लिए, अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? जिसमें संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है जो खत्म होने के कगार पर है।